Hello students, today's topic of discussion is CAM pathway. Basically it's the last type of dark reaction. हमने dark reaction में सबसे पहले C3 साइकिल किया, देन C3 साइकिल में एक स्पेशल टाइप ऑफ साइकिल एक और एसोसिएटेड है उसके साथ, दैट इज C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं। C2 साइकिल को अवॉइड करने के लिए नेचर में हमारे पास एक और डार्क रिएक्शन आया, दैट इज C4 साइकिल। नाउ थर्ड टाइप ऑफ डार्क रिएक्शन इसलिए हमारे पास नेचर में आया है क्योंकि इसका जो वाटर यूज एफिशिएंसी है इन प्लांट्स का वो सबसे बेस्ट है, और ये ऐसी कंडीशंस में है जहां पे स्टोमेटा रात के टाइम ओपन होते हैं, दिन के टाइम क्लोज होते हैं। तो हमारे पास नेचर में C4 तो बेस्ट था अवॉइड करने के लिए फोटो रेस्पिरेशन हॉट ड्राई क्लाइमेट में, बट अगर उससे भी ज्यादा हॉट कंडीशंस हैं, उससे भी ज्यादा ड्राई कंडीशंस हैं, तो हमारे पास एक और साइकिल आता है, दैट इज कैम पाथवे। सो फर्स्ट विल डिस्कस कैम पाथवे। कैम पाथवे के बाद हम बेसिकली कंपैरिजन करेंगे C3 साइकिल का, C4 साइकिल का एंड कैम पाथवे का, तीनों में डिफरेंस कहाँ है, कौन सी लोकेशंस हैं जहां मिलता है, कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, किसकी वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है, कौन कौन से प्लांट्स हम मेजर ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल्स फॉर C3, C4 एंड कैम पाथवे, वो कंपैरिजन हम करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर्स। ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए कौन कौन से हर्बिसाइड्स या केमिकल्स यूज होते हैं। देन नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स। उसमें बेसिकली हमें वो एंजाइम्स देखने हैं जो कि डार्क रिएक्शन के हैं और वो लाइट डिपेंडेंट है। एंड देन लास्ट में हम करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑलरेडी कर लिया है, दैट इज द लाइट रिएक्शन। अब नेचर में आपको एक और टाइप का साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मिलता है, वो कौन से प्लांट्स में मिलता है या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, लास्ट वो हम करेंगे विद कंपैरिजन ऑफ cyclic and non-cyclic photosphorylation. So let's start first topic, CAM pathway. CAM pathway basically हमें कौन से प्लांट्स में मिलता है? It is also known as crassulacean acid metabolism, और कैम पाथवे क्रैसुलेसी फैमिली है इसीलिए नाम ये दिया गया है। हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि हमें ये कहाँ मिलता है, जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं डेजर्ट प्लांट्स, क्योंकि डेजर्ट एरियाज वो कंडीशंस हैं जहाँ हॉटेस्ट आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा और ड्राईएस्ट कंडीशंस आप कह सकते हो, क्योंकि ये वो पाथवे है जो इसलिए नेचर में आया जहाँ पे C4 साइकिल वाला भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाया। मीन C4 का एफिशिएंसी सब कुछ अच्छा था, वो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सकता था, दैट इज गुड, लेकिन ये प्लांट्स ऐसी जगह पे हैं जहां C4 प्लांट्स की कंडीशन से भी ज्यादा हॉट क्लाइमेट है और उससे भी ज्यादा ड्राई क्लाइमेट है। सो डेजर्ट प्लांट्स हम उन्हें कह सकते हैं, या फिर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वो प्लांट्स कैसे होते हैं, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो होते हैं जो वाटर डेफिशिएंसी स्ट्रेस के साथ डील कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम कह सकते हैं ड्रॉट स्ट्रेस में होते हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। हम इनको और एक नाम दे सकते हैं सकुलेंट्स। सकुलेंट्स हम किसे कहते हैं? सकुलेंट्स वो होते हैं द प्लांट्स विच स्टोर वाटर। ठीक है, तो बेसिकली ये वो प्लांट्स हैं जो वाटर स्टोर करके रखते हैं। वाटर स्टोर वही करते हैं जिनको पता है हम ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहां वाटर की डेफिशिएंसी रहती है, सो कैरी आउट देयर नॉर्मल प्रोसेसेस, वो वाटर स्टोर कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सकुलेंट्स। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन मेनी सकुलेंट प्लांट्स, लाइक आपने देखा होगा अपनशिया कैक्टस की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। देन एलोवेरा आपने देखा होगा बहुत कॉमनली, म्यूसिलेजिनस एलोवेरा। एंड ब्रायोफाइलम आपने देखा होगा ऑर्नामेंटल प्लांट है जो मोस्टली जिसके लीव से न्यू प्लांट बनाए जा सकते हैं, ब्रायोफाइलम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सकुलेंट्स हैं। अब हमारे पास कैम पाथवे हमें श्योर है कि ऐसे एरियाज में मिलता है जो हम कंपैरेटिवली हॉटर एंड ड्रायर दैन द कंडीशंस ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स ऐसी जगह पे हमें मिले जहां पे C3 ग्रो नहीं कर सकते थे या अच्छे से सक्सेसफुल नहीं थे, जो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट था, तो वहां C4 सक्सेसफुल हुए। उससे भी ज्यादा हॉट और ड्राई कंडीशंस है तो वहां C4 के कंपैरिजन में कौन ज्यादा सक्सेसफुल है? कैम प्लांट्स। अब कैम प्लांट्स का स्पेशल फीचर एक ये भी है कि कैम प्लांट्स में बेसिकली ये जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज C4 साइकिल, बट डिफरेंस क्या है? दैट स्टोमेटा इज ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। इस वजह से
जो C4 साइकिल है उसको हम C4 प्लांट्स नहीं कह रहे हैं, इनको क्या कह रहे हैं, कैम प्लांट्स, क्योंकि इनका जो टाइमिंग है रिएक्शंस का या जो CO2 अपटेक का टाइम है वो डिफरेंट है, क्योंकि स्टोमेटा रात को ओपन होंगे तो ऑब्वियसली CO2 अपटेक भी रात को ही हो पाएगा। दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज है, दैट मीन्स दिन के टाइम पे CO2 नहीं लिया जा सकता है। सो अब हम पहले ये देखेंगे कि कैम पाथवे में बेसिकली क्या क्या रिएक्शंस हैं, कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं एंड ऑल। सो फर्स्ट डिस्कस कैम पाथवे। सो कैम पाथवे में हम दो कंडीशंस बनाएंगे, फर्स्ट इज ड्यूरिंग डार्क या ड्यूरिंग नाइट कंडीशंस हम ले सकते हैं, और यहाँ हम शो कर रहे हैं दैट एपिडर्मिस इज प्रेजेंट। एपिडर्मिस में हम गार्ड सेल्स शो कर रहे हैं, स्टोमेटा ओपन, क्योंकि नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन। सो सपोज दिस इज द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पे हम क्यूटिकल शो कर सकते हैं। अब आपके पास एपिडर्मिस के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेसोफिल सेल्स। हम सिंप्लिसिटी के लिए एक बड़ा मेसोफिल सेल शो कर रहे हैं, क्योंकि जो रिएक्शन हम मेसोफिल में शो कर रहे हैं वही आपको बंडल शीट में भी मिलेंगे। इसमें हर सेल में अपना कैम पाथवे चल सकता है। सो सपोज दिस इज द मेसोफिल सेल, हमने एक मेसोफिल सेल शो किया है, सिमिलरली हम यहाँ भी शो कर सकते हैं, और यहाँ हम गार्ड सेल्स शो कर रहे हैं, दे आर फ्लैसिड, दैट मीन्स स्टोमेटा आर क्लोज्ड। अगेन यहाँ हम एक बड़ा मेसोफिल सेल शो करेंगे। ठीक है, अब हम ये शो कर रहे हैं अगर नाइट टाइम पे CO2 अपटेक हो सकता है, क्यों, क्योंकि स्टोमेटा ओपन है, तो CO2 यहाँ पे ले लिया उसने। यहाँ पे हम ऑर्गेनली शो कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट एंड वन वैक्यूल। सिमिलरली हम इस सेल में भी शो करेंगे क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। हम अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे शो कर रहे हैं, ड्यूरिंग नाइट, और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं ड्यूरिंग डे। देखो नाइट टाइम पे CO2 का अपटेक हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया जो कैम पाथवे है वो बेसिकली C4 साइकिल ही है। तो अगर CO2 का अपटेक हुआ तो हम कह सकते हैं CO2 इज कन्वर्टेड टू HCO3 नेगेटिव, देन इट इज टेकन बाय पेप। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, पेप कार्बोक्सिलेज। पेप से आगे क्या बन जाता है, ऑक्सैलोएसीटेट, उसके आगे क्या बन जाता है, मैलेट। अब यूजुअली क्या होता है, जो कैम प्लांट्स होते हैं उसमें रात के टाइम CO2 लेके मैलेट बना लिया जाता है। हमने C4 साइकिल में भी यही पढ़ा था कि बेसिकली मेसोफिल सेल्स का काम क्या होता था, वो CO2 को लॉक कर लेते थे इन द फॉर्म ऑफ मैलेट, सो दैट वो आगे बंडल शीट सेल्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो मैलेट CO2 रिलीज करेगा और आगे कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। तो यहाँ भी कैम पाथवे में बेसिकली क्या होता है, CO2 को लॉक कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैलेट। अब क्योंकि मैलिक एसिड, मैलेट इज मैलिक एसिड, तो एसिड जो होता है वो एसिडिक कंडीशन ज़्यादा हो जाएंगी क्लोरोप्लास्ट में, तो एंजाइम्स की फंक्शनिंग पे इफेक्ट होगा, तो मैलेट या मैलिक एसिड को वहाँ स्टोर नहीं किया जा सकता। मैलेट जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू वैक्यूल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैक्यूल में आप उसको एसिड फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब हम एसिड फॉर्म ऐसे शो कर रहे हैं। अगर मैलेट लिखा जा रहा है तो बेसिकली हम RCO और नेगेटिव फॉर्म शो कर रहे हैं, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे वाटर होता है, वाटर की प्रेजेंस में वो टूट जाता है, तो 8 आयंस बन जाते हैं किसी भी एसिड की, तो मैलेट को स्टोर किया जाता है। मैलिक एसिड इसलिए हम कहते हैं वैक्यूल में वो इजीली एसिड फॉर्म में भी स्टोर किया जा सकता है। मैलिक एसिड स्टोर किया जाता है इन द वैक्यूल, तो एटमॉस्फेयर से जितना CO2 वो ले सकता है, पूरी नाइट स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वो CO2 अपटेक करता रहता है और उसको स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ स्टोर होगा, इन द वैक्यूल। क्योंकि मैलिक एसिड बढ़ता जा रहा है इसलिए वैक्यूल में एसिड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं, ये लीफ है, लीफ के सेल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रोसेस को कह दिया जाता है कि नाइट टाइम पे लीफ एसिडिफिकेशन हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब डे टाइम पे क्या हुआ, डे टाइम पे CO2 तो अंदर नहीं जा सकता, नाइट टाइम तक मैलिक एसिड बना लिया गया और उसको स्टोर कर लिया गया, तो हमने उसको टर्म क्या दे दिया, लीफ एसिडिफिकेशन। अब क्या हुआ, दिन के टाइम पे ये जो मैलिक एसिड है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू क्लोरोप्लास्ट, वहां पे मैलेट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट,
पायरुवेट का आगे रीजनरेशन किया जा सकता है पीईपी में, क्योंकि अल्टीमेटली पीईपी CO2 को रिसीव करेगा। जब मैलेट टू पायरुवेट बनता है, हमने पहले ही कहा क्या बनता है, CO2। C4 साइकिल में हमने स्टडी कर लिया, और CO2 को कौन ले लेगा यहाँ पे, रुबिस्को, और कौन सा साइकिल चलेगा, C3 साइकिल। तो एक तरह से ये C4 साइकिल ही है, सिर्फ हमने C4 प्लांट्स में ये देखा था कि 2 डिफरेंट सेल्स में रिएक्शंस होते थे। यहाँ पे सेम सेल में रिएक्शन होता है लेकिन 2 डिफरेंट टाइमिंग्स है। कुछ आधा रिएक्शन जो मीजोफिल में चलता था C4 प्लांट्स में, वो यहाँ मीजोफिल में चल रहा है ड्यूरिंग नाइट। जो वहां पे बंडल शीथ सेल्स में रिएक्शन चलते थे वो यहीं पे मीजोफिल सेल्स में ही चल रहे हैं, बट ड्यूरिंग डे। तो यहाँ पे देखा जाए 2 अलग अलग सेल्स नहीं है, सेम रिएक्शन जो मीजोफिल सेल्स में चल रहा है वही सेम रिएक्शन बंडल शीथ सेल्स में चलेगा, लेकिन टाइमिंग डिफरेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि रात के टाइम पे ही पूरा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया गया। उसने मैलिक एसिड को स्टोर किया वैक्यूल में, फिर से ट्रांसपोर्ट करवाया क्लोरोप्लास्ट में, फिर जाके उसने दिन के टाइम पे C3 साइकिल चलाया। वाई, क्यों नहीं उसने रात को ही खत्म कर लिया। अब इम्पॉर्टेंट ये है, अगर वो रात को फिनिश करना भी चाहे तब भी वो नहीं कर सकता। रीज़न ये कि C3 साइकिल चलने के लिए एसिमिलेटरी पार चाहिए, और एसिमिलेटरी पार तो लाइट रिएक्शन से आती है। लाइट रिएक्शन दिन के टाइम चल सकता है, तो अगर वो ये भी चाहे कि मैं रात को ही यहाँ मैलेट से पायरुवेट बना के CO2 रिलीज कर दूं, तो C3 साइकिल के जो एंजाइम्स हैं उनको एसिमिलेटरी पार, जो डिफरेंट स्टेप्स पे एसिमिलेटरी पार चाहिए, वो रात को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि रात को लाइट रिएक्शन नहीं चल रहा है। और एसिमिलेटरी पार ऐसा नहीं है कि उसको स्टोर करके रखा जा सकता है, जब जरूरत हुआ तब यूज कर लिया। लाइट रिएक्शन साथ साथ चलता है तो डार्क रिएक्शन को एसिमिलेटरी पार मिलता है। तो इसलिए उसने वेट किया, क्योंकि मैलेट वो लास्ट कंपाउंड है जो CO2 रिलीज कर सकता है, इसलिए उसने मैलेट तक सारे रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। अब दिन के टाइम पे जब लाइट रिएक्शन चल रहा था, तो लाइट रिएक्शन ने एसिमिलेटरी पार बनाया, एसिमिलेटरी पार के बेसिस पे C3 साइकिल अब चल सकता है, इसलिए उसने मैलेट से आगे पायरुवेट का कन्वर्जन किया और CO2 यहाँ रिलीज करवाया। तो इसलिए C4 प्लांट्स में तो आपको पता है 2 डिफरेंट सेल्स थे, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग क्यों डिफरेंट है, एक ही टाइम पे क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली डार्क रिएक्शन जो होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन। तो वो उतने स्टेप्स तो कर सकता है जहाँ पे एसिमिलेटरी पार यूज नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पे एसिमिलेटरी पार यूज होना है वहां तो वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। इसलिए हम ड्यूरिंग डे मैलिक एसिड यूज होता जा रहा है और पायरुवेट बनेगा, CO2 रिलीज होगा, C3 साइकिल चलेगा। अब हम इसको कह सकते हैं लीव डी एसिडिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एसिड का अमाउंट कम होता जाएगा जैसे जैसे मैलिक एसिड यूज होता जाएगा। एक तरह से कैम प्लांट्स ने क्या किया, उसने स्टोमेटा, क्योंकि रात को ओपन है इसलिए उसने CO2 को फिक्स उस फॉर्म में रख लिया जितने तक वो रिएक्शन कर सकता है, जो अल्टीमेटली आगे CO2 रिलीज कर सकता है, वो है मैलेट फॉर्म। तो उसने जितना मैलेट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए उसको चाहिए दिन के टाइम, पूरे दिन की फोटोसिंथेसिस के लिए पूरी रात वो CO2 को यूज कर लेता है टू फॉर्म मैलेट। दिन के टाइम में लाइट रिएक्शन होता जाएगा, एसिमिलेटरी पार बनता जाएगा और वो इस मैलिक एसिड को यूज करता जाएगा। तो एक तरह से फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम ही हो रहा है। कैम प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस ओवरऑल हम कहेंगे दिन के टाइम, कुछ रिएक्शंस उसने रात के टाइम कर लिए क्योंकि CO2 का अपटेक सिर्फ रात के टाइम हो सकता है। अब C4 और कैम प्लांट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, C4 प्लांट्स में हम कह सकते हैं द एंजाइम्स आर स्पेशली सेपरेटेड। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट्स में स्पेशली का मतलब क्या है, स्पेस के अकॉर्डिंग 2 अलग अलग सेल्स थे, एक थे मीजोफिल सेल्स और एक थे बंडल शीथ सेल्स। तो C4 में स्पेशियल सेपरेशन हमें मिलता है। लेकिन अगर मैं कैम पाथवे की बात करूं, कैम प्लांट्स की बात करूं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैम प्लांट्स हैं उनमें टेम्पोरल सेपरेशन मिलता है। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइमिंग। यहाँ पे सेल्स तो वही हैं लेकिन टाइमिंग अलग अलग हैं, कुछ रिएक्शंस रात के टाइम, कुछ रिएक्शंस दिन के टाइम। तो C4 के जो एंजाइम्स हैं वो 2 अलग अलग सेल्स में मिलेंगे, तो हम कहेंगे सेपरेशन कैसा है उनका, स्पेशियली सेपरेटेड है। लेकिन कैम के जो एंजाइम्स हैं वो आपको एक ही सेल के अंदर, एक ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिल रहे हैं, बट उनका टाइमिंग डिफरेंट है। रात के टाइम कुछ और एंजाइम्स एक्टिव होंगे, दिन के टाइम कुछ और एंजाइम्स एक्टिव होंगे। तो कैम के जो एंजाइम्स हैं उनको हम कहेंगे उनका कैसा है, टेम्पोरल सेपरेशन है, टाइमिंग एक्टिविटी का डिफरेंट है। सो दिस इज कैम पाथवे। ऐसे प्लांट्स में जहां हॉट ड्राई क्लाइमेट होता है तो वो दिन के टाइम अगर स्टोमेटा ओपन करेंगे तो ट्रांसपिरेशन की वजह से उनका सारा वाटर लॉस हो जाएगा, इसलिए उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या अपनाई है कि वो रात के टाइम स्टोमेटा ओपन करते हैं। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ा कि रात के टाइम वो CO2 अपटेक करके मैलेट तक बना ले। C4 साइकिल चलेगा लेकिन मैलेट तक वो रात को बना लेगा, बाकी सारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो दिन के टाइम ही होगा, क्योंकि सनलाइट मिलेगी तभी लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगा, लाइट रिएक्शन होगा तभी
तभी डार्क रिएक्शन होगा, तो इसलिए बाकी सारा प्रोसेस उसका दिन में चलेगा। सिर्फ रात को वो क्या करता है, मैलेट की सिंथेसिस कर लेता है, जिसको हम कहते हैं लीफ एसिडिफिकेशन। So now if we compare C3, C4 and CAM pathway, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस में कितना एसिमिलेटरी पावर यूज होता है। तो हमने किया था कि अगर हम सपोज 6CO2 का फिक्सेशन देखते हैं, 6CO2 का मतलब हम एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस देख रहे हैं, तो हमने इसमें कहा था 18 ATP यूज होते हैं और 12 NADPH2 यूज होता है। 6 कार्बन को ये फिक्स करेगा, 6CO2 को। अब सेम अगर C4 साइकिल में हम 6CO2 का फिक्सेशन देखें, फ्रक्टोज बन रहा है तो वो एक्सपेंसिव होता है, उसमें 30 ATP यूज हो जाते हैं और 12 NADPH2। सो क्योंकि कैम भी एक्चुअल में C4 साइकिल है, तो इसका मतलब ये डेटा उसके लिए भी सेम रहेगा, वो भी एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP और 12 NADPH2 यूज करेगा। ठीक है, अब अगर हम ये तो हमने देख लिया कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव है कौन सा कम, तो कंपैरेटिवली C3 लेस एक्सपेंसिव है कैम और C4 ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट C4 और कैम का एक स्पेशल फीचर क्या है, दैट यहाँ पे आपको फोटो रेस्पिरेशन मिलेगा। अगर फर्स्ट पॉइंट ये है तो सेकेंड पॉइंट हम ये दे सकते हैं, इट शोज फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन अगर हम C4 और कैम की बात करें तो दोनों में ही आपको C2 साइकिल नहीं मिलेगा, दोनों ही अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि C4 में भी वो बंडल शीट्स में शीट सेल्स में कॉन्सेंट्रेट करता है, और कैम पाथवे में क्या हो रहा है, वो रात के टाइम कॉन्सेंट्रेट कर रहा है CO2, हम किस तरह से कह रहे हैं, CO2 फिक्स कर ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैलेट। दिन के टाइम पे वो C3 साइकिल चलाने के लिए फिर से CO2 रिलीज करता है, तो वहां पे अगेन वो मेसोफिल सेल्स में CO2 कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो ये भी और ये भी, ये दोनों ही CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म कह सकते हैं हम या मॉडल कह सकते हैं, दोनों ही CO2 को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अराउंड रुबिस्को। इसका रुबिस्को एटमॉस्फेयर के लिए एक्सपोज्ड है, इन दोनों का रुबिस्को एटमॉस्फेयर के लिए एक्सपोज्ड नहीं है। इन दोनों में पेप कार्बोक्सिलेज है जो बेसिकली CO2 का अपटेक कर रहा है। अब डिफरेंस जो आता है वो ये कि क्यों हमें कैम की जरूरत पड़ी। अब हम देखेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी। तो अगर 1 ग्राम ऑफ CO2 फिक्स की जाती है बेसिकली, तो जनरली ये देखा गया है कि C3 प्लांट्स में 400 to 500 ग्राम वाटर का लॉस हो जाता है। मींस ये वाटर कंजर्व करने का कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इसमें। अगर हम C4 की बात करें तो उसकी कंपैरेटिवली वाटर यूज एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर है। बेटर इसलिए क्योंकि अगर इस केस में 1 ग्राम CO2 यूज किया जाता है तो वो 250 to 300 ग्राम्स ऑफ वाटर का लॉस होता है। लेकिन अगर हम कैम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी बेस्ट है, क्योंकि 1 ग्राम CO2 के लिए ये जस्ट 50 to 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लॉस इसमें हमें मिलता है। तो एक तरह से ये, क्योंकि ये ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ उसको वाटर कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। C3 प्लांट्स कहाँ सक्सेसफुल हैं, जहाँ हॉट ड्राई क्लाइमेट नहीं है। अगर हॉट और ड्राई नहीं है तो मतलब हम मान रहे हैं अबंडेंट वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए वो वाटर एफिशिएंसी उसको बहुत ज़्यादा बेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास अबंडेंट वाटर है, तो वो CO2 फिक्स करता है, वाटर का लॉस भी होता है। इस केस में ये कंपैरेटिवली हॉट और ड्राई क्लाइमेट में है, इसको देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में यहाँ हॉट ज़्यादा है, ड्राई ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इसको वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत है, इसलिए उसके कंपैरिजन में ये कम पानी का लॉस करता है। लेकिन ये हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट क्लाइमेट में है तो सबसे कम वाटर लॉस ये शो करता है, तो इसलिए वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे पुअर हम कह सकते हैं C3 की है और सबसे बेस्ट हम कह सकते हैं कैम प्लांट्स की है। सो अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, बेस्ट एग्जांपल्स जो हम C3, C4 और कैम पाथवे में कंसीडर कर सकते हैं। C4 में बेसिकली मेज में डिस्कवर किया गया था हमारे पास बहुत सारे शुगर केन, सॉर्गम, स्विच ग्रास, मिलेट्स, ये हमारे पास आते हैं। मेज इज जिया मेज, शुगर केन इज सैकेरम ऑफिसनेरम, सॉर्गम इज सॉर्गम बाइकलर, देन स्विच ग्रास पेनिकम वर्जेनम एंड मिलेट्स पेनिकम और पेनिसिटम स्पीशीज दोनों भी कंसीडर किए जाते हैं। C3 प्लांट्स में हमारे पास बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, राइस, व्हीट, पोटैटो, सोयाबीन, राई, बार्ले, टोमेटो, ये सारे प्लांट्स हम कॉमनली एज एग्जांपल ऑफ C3 प्लांट्स लेते हैं।
अब आपके पास कैम प्लांट्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं डेजर्ट वाले, या जो सकुलेंट्स होते हैं, पंचिया, ब्रायोफाइलम, एलोवेरा, पाइनएप्पल बहुत कॉमन है, एनानास, कॉमसस, वेनिला स्पीशीज ले सकते हैं, अगेव स्पीशीज ले सकते हैं। तो अब कंपैरिजन, कई बार क्वेश्चंस में आपको इस तरह से मेंशन नहीं किया होता कि C3 प्लांट है या C4, वो सिंपली लिखेगा कि अगर हम कंपेयर करते हैं वीट प्लांट को और सॉर्गम को, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि वीट प्लांट हम C3 के लिए ले रहे हैं और सॉर्गम हम C4 के लिए ले रहे हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो C3, C4 एंड कैम का इजीली पता चल जाता है क्योंकि सकुलेंट्स इसमें आ जाते हैं, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। C3 और C4 में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास मेज भी एक सीरियल है, वीट भी एक सीरियल है, हम यहाँ सॉर्गम भी ले सकते हैं, यहाँ पे राइस भी ले सकते हैं, तो इसलिए है तो ग्रेमिनी फैमिली के ही हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे एरियाज में मिलेंगे जहाँ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हॉट ड्राई क्लाइमेट नहीं होगा, वहाँ ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, और C4 वहाँ मिलेंगे जहाँ पे कंपैरेटिवली हॉट ड्राई क्लाइमेट को वो टॉलरेट कर सकता है। तो शुगर केन, मेज, सॉर्गम ये कॉमनली नोन एज C4 प्लांट्स हैं, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है इस तरह से दिया हो कि राइस प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो एसिमिलेटरी पार्ट ज्यादा यूज कर रहा है, या अगर मेज प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो एसिमिलेटरी पार्ट ज्यादा यूज कर रहा है। आपको क्लियर होना चाहिए कि राइस प्लांट C3 है तो वो कम एक्सपेंसिव है, एसिमिलेटरी पार कम यूज करता है। मेज जो है वो एक C4 प्लांट है तो उसका मतलब एसिमिलेटरी पार वो ज्यादा यूज करेगा। तो इस वे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो जस्ट ये एग्जांपल्स, बिल्कुल आपने बोटानिकल नेम्स भी बहुत अच्छे से करने हैं, जिससे कि अगर बोटानिकल नेम भी दिया हो कि अगर हमें ग्लाइसिन मैक्स दे रखा है तो हम एज्यूम कर रहे हैं वो C3 प्लांट है, अगर हमें अपंशिया दे रखा है तो वो कैम प्लांट है, अगर हमें सॉर्गम बाइक कलर दे रखा है तो वो C4 प्लांट है। तो हमें बोटानिकल नेम्स भी बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें जो कंपैरिजन है, बहुत सारे पॉइंट्स पे कंपैरिजन किया जा सकता है। वाटर यूज एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको उसकी एसिमिलेटरी पार पे क्वेश्चन आ सकता है, या ये आ सकता है कौन से क्लाइमेट में हमें कौन सा प्लांट ज्यादा सक्सेसफुल मिलेगा, तो उस वे में पूछा जा सकता है। सो इनकी कॉमन नेम्स एज वेल एज देयर बोटानिकल नेम्स और आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नेम्स तो एटलीस्ट आपने कर ही लेने हैं कि कौन से C3 हैं कॉमन, कौन से C4 हैं और कौन से कैम प्लांट्स हैं। सो कंपैरिजन में बाकी पॉइंट्स हमने कर लिए थे, जस्ट एग्जांपल्स आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर्स। तो हम ऑलरेडी लाइट रिएक्शन का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट था उसके इनहिबिटर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमन हर्बिसाइड्स हैं, देखो दो हम ऑलरेडी कर लिए हैं हमने, दैट इज DCMU हमने किया था और पैराक्वेट। सो ये दोनों जो हैं वो बेसिकली किसको इनहिबिट करते थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को, जो किसमें हम कंसीडर करते हैं इन लाइट रिएक्शन। ठीक है, बाकी जो कॉमन हर्बिसाइड्स यूज होते हैं वो हैं और हमारे पास डिफरेंट, जैसे कि ट्रायाजीन्स, फिनाइल यूरियाज, यूरासिल्स, benzothiazoles, then nitriles। ये कॉमनली जो हर्बिसाइड्स हैं ये अटैक करते हैं बेसिकली D1 प्रोटीन, और D1 प्रोटीन किस में प्रेजेंट होती है, इन फोटोसिस्टम 2। तो अगर D1 प्रोटीन ही डैमेज हो जाएगी, तो हमने कहा था D1 प्रोटीन का रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको फ्रेशली रिप्लेस करना पड़ता है विद न्यू प्रोटीन। जितने टाइम में नई प्रोटीन बनेगी उतने टाइम में फोटोसिस्टम 2 जो है वो लाइट रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो एसिमिलेटरी पार नहीं बनेगा, डार्क रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा, मतलब अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए ये जो इनहिबिटर्स हैं, फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं, ये बेसिकली D1 प्रोटीन को ही डैमेज कर देते हैं, तो इसलिए हम इनको फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर्स मानते हैं, जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस को स्टॉप कर रहे हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। अगर आप हर्बिसाइड्स बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करते हो तो वो एक हर्बिसाइड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे कैन किल प्लांट्स। हर्बिसाइड मीन्स हर्ब और साइड्स का मतलब होता है किलिंग, तो वो हर्ब्स मतलब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वो अब उसको किल कर देंगे क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा, उसको फूड नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और इनकी वजह से प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स। तो बेसिकली इसमें हम वो एंजाइम्स पढ़ते हैं जो एक्चुअल में C3 साइकिल के एंजाइम हैं, बट दे आर लाइट डिपेंडेंट। सो रेगुलेशन यहाँ पे हम किससे ले रहे हैं, लाइट से। सो हम ये मानते थे दैट C3 साइकिल डार्क रिएक्शन है, सो वो लाइट इंडिपेंडेंट है, बट एक्चुअल में उसके कुछ एंजाइम्स जो हैं वो लाइट में ही एक्टिवेट किए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो सपोज
ये कंट्रोल ना हो तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सपोज लाइट रिएक्शन नहीं चल रहा और एंजाइम्स को CO2 मिला और उन्होंने डार्क रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। सो टू एंश्योर कि डार्क रिएक्शन तभी चले जब लाइट रिएक्शन चलता है, क्योंकि एसिमिलेटरी पार्ट तो तभी मिलेगा, इसलिए ये चेक रखा गया है कि कुछ एंजाइम्स जो हैं दे आर रेगुलेटेड बाय लाइट, तो वो लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं, तो इसलिए ये श्योर हो जाता है कि लाइट प्रेजेंट है तो लाइट रिएक्शन चल रहा होगा, तो डार्क रिएक्शन चल रहा है, इट्स ओके। ठीक है, अब कुछ एंजाइम्स हैं हमारे पास जिसमें फर्स्ट तो हम मानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम रुबिस्को, दैट इज ऑल्सो लाइट डिपेंडेंट। लाइट से, लाइट डिपेंडेंट का मतलब हम यहाँ ले रहे हैं कि लाइट की वजह से एक्टिवेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर लाइट से एक्टिवेशन नहीं हो रहा तो कोई और फैक्टर उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता, किसी और फैक्टर की वजह से एक्टिवेशन होता है तब भी वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी दे सकता है, बट ये है कि लाइट से उसको और उसकी एक्टिविटी एनहांस हो जाती है, तो वो एक अच्छे से लाइट रिएक्शन चल रहा है तो डार्क रिएक्शन चल रहा होता है, तो रुबिस्को इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट एंजाइम हम लेंगे NADP ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो बेसिकली हमने यूज किया था कौन से स्टेप में, कार्बोक्सिलेशन में, and this enzyme is used in the reduction process। ठीक है, जब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन गया था किससे, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। नाउ द थर्ड एंजाइम इज फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज। बेसिकली ये एंजाइम है जो अल्टीमेटली फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाता है, इसका मतलब है तो ये रिडक्शन का ही पार्ट है, लेकिन अल्टीमेटली ये स्टेप है, ये एंजाइम है जो क्या बनाता है, एंड प्रोडक्ट। ठीक है, देन फोर्थ इज सिडोहैप्टिलोज 1,7-बिसफॉस्फेटेज, इससे सिडोहैप्टिलोज 7-फॉस्फेट बनता था। एंड लास्ट इज रिबुलोज 5-फॉस्फेट काइनेज। काइनेज वो एंजाइम है जो फॉस्फोराइलेशन करता है तो आगे RUBP बनाता है, तो बेसिकली ये वाला जो एंजाइम और ये वाला, हम इन दोनों को मान सकते हैं ये कौन सी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, रीजनरेशन में। तो एक तरह से जो 3 मेजर स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, इन तीनों स्टेप्स के एक एक दो एंजाइम जो है बेसिकली वो लाइट से रेगुलेट होते हैं, लाइट से एक्टिवेट होते हैं, तो इससे इंश्योर किया जाता है कि ये सारी प्रोसेस तब चले जब एक्चुअल में लाइट रिएक्शन चल रहा हो। लाइट रिएक्शन तभी चलेगा जब लाइट कंडीशंस होंगी। सो दिस इज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम। C3 साइकिल के एंजाइम्स हैं विच आर रेगुलेटेड बाय लाइट। लास्ट टॉपिक इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने नॉन साइक्लिक कर लिया है पहले ही, सो अब हम करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक का मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ वहीं वो खत्म हो रहा है, तो इसमें इन्वॉल्व होता है फोटोसिस्टम 1। सबसे पहले हम शो कर रहे हैं फोटोसिस्टम 1 इज इन एक्साइटेड स्टेज। सो अब फोटोसिस्टम 1 जो है आगे इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी एक्स मॉलिक्यूल को, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं एक्स एक्सेप्टर, जो बेसिकली अननोन है, इसलिए हम लिख रहे हैं। और जब वो एक्साइटेड मतलब लाइट लेके वो फोटोसिस्टम 1 है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यही इलेक्ट्रॉन आगे पास किया जा रहा है टू एक्स एक्सेप्टर जो कि अननोन एक्सेप्टर है, देन आगे वो पास कर देता है क्विनोन को। सो हम क्विनोन की वही 2 फॉर्म्स भी शो कर सकते हैं, QA टू QB, और सिंपली हम लिख सकते हैं क्विनोन, और उसके बाद वो दे देता है उसे साइटोक्रोम को। सो साइटोक्रोम लिखा जा सकता है और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एंड अगेन साइटोक्रोम पासिस दिस बैक टू फोटोसिस्टम 1। ठीक है, सो अब ये जो बन गया इसको हम कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, दैट मीन्स ATP प्रोडक्शन, लाइट डिपेंडेंट ATP प्रोडक्शन हो रहा है इस प्रोसेस में। विल सी इन द नेक्स्ट डायग्राम। लाइट डिपेंडेंट ATP प्रोडक्शन तो है, लेकिन प्रोसेस कैसी है, साइक्लिक। साइक्लिक क्यों, क्योंकि फोटोसिस्टम 1 से स्टार्ट हुआ और वापस फोटोसिस्टम 1 पे ही आ गया। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो बेसिकली हमें मिलता है इन बैक्टीरिया, क्योंकि फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कौन सी लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फार रेड लाइट। और फोटोसिस्टम 1 से बैक्टीरिया जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शो कर रहा है, तो ये तो हमें क्लियर है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन
कहाँ होती है? बैक्टीरिया में। प्लांट्स में होती है, प्लांट्स में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, हम कह सकते हैं, जहां साइक्लिक चलता है। अदरवाइज तो प्लांट्स में सिर्फ कौन सी चलती है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, विच इज एक्चुअली लाइट रिएक्शन। सो प्लांट्स में सिर्फ एक है C4 प्लांट्स, जो मैं अभी अब कंसीडर करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, ये तो हमने रिएक्शन बता दिया, कौन सा साइकिल चल रहा है वो बता दिया, लेकिन एक्चुअल में मेम्ब्रेन में शो करेंगे कहाँ पे कैसे एटीपी सिंथेसिस हो रहा है और क्या इसमें NADPH2 प्रोडक्शन है या नहीं। देन हम कंसीडर करेंगे प्लांट्स का एग्जाम्पल। सो अगर सपोज हम प्लांट्स का थैलेकॉइड मेम्ब्रेन शो कर रहे हैं या बैक्टीरिया की ही मेम्ब्रेन शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ शो करेंगे फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 के साथ एक्स अननोन एक्सेप्टर है, सो हमें नहीं पता वो कहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम क्विनोन शो करेंगे, प्लास्टोक्विनोन, जिसकी दो फॉर्म्स थी, PQH2 और PQ। ठीक है, उसके बाद हमने शो किया वो किसको देता है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। अब हम ये शो कर रहे हैं दैट फोटोसिस्टम 1 ने लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन किसे दिया? PQ को। PQ ने जब इलेक्ट्रॉन, PQ के पास जब इलेक्ट्रॉन आ गया, PQ नेगेटिव हो गया, सो इट विल टेक H पॉजिटिव फ्रॉम द स्ट्रोमा और कन्वर्ट हो जाएगा PQH2 में। PQH2 जब वापस PQ में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन ये दे देगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को एंड H पॉजिटिव विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द ल्यूमन। सेम वही कंसेप्ट है जो हमने प्लांट्स के केस में किया था, जो लाइट रिएक्शन के केस में किया था। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, यहाँ हम PC शो कर सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपली शो कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अगेन पास्ड बैक टू द, क्योंकि PC इज ए मोबाइल कैरियर, सो इलेक्ट्रॉन वापस ले जाता है किसके पास? फोटोसिस्टम 1 के पास। अब यहाँ पे ल्यूमन में H पॉजिटिव इकट्ठे होते जाएंगे, ये H पॉजिटिव जो है वो H पॉजिटिव ग्रेडियंट बना देते हैं, तो यहाँ हम F0 F1 कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं। वहां से जब H पॉजिटिव मूव करेंगे तो ऑब्वियसली किसका प्रोडक्शन हो जाएगा? ADP से ATP बन जाएगा। ये हम माइटोकॉन्ड्रिया में करेंगे, केमी ऑस्मोटिक मॉडल या केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस कहा जाता है इसको। ATP प्रोडक्शन सेम होता है जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। F0 F1 कॉम्प्लेक्स है, तो ल्यूमन में H पॉजिटिव इकट्ठे होते गए, H पॉजिटिव से ATP प्रोडक्शन कर लिया गया। दैट मीन्स साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल सिमिलर है किसके साथ? नॉन साइक्लिक के साथ, जिसमें H पॉजिटिव इकट्ठे होते थे, बट वहां पे H पॉजिटिव के दो सोर्स थे, एक तो प्लास्टोक्विनोन था और एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर था। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं हो सकता क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का जो कॉम्प्लेक्स है वो फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड होता है और यहाँ हमारे पास सिर्फ कौन सा फोटोसिस्टम है? फोटोसिस्टम 1। अब ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन बैक्टीरिया में तो है ही, हमने कहा सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स में भी कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के कौन से सेल्स साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन शो कर सकते हैं? बंडल शीथ सेल्स। नाउ रिमेंबर, बंडल शीथ सेल्स में हमने ग्रेना कहा था एब्सेंट होते हैं, सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं? आइसोलेटेड थैलाकॉइड्स। आइसोलेटेड थैलाकॉइड्स में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट हो सकता है, तो फोटोसिस्टम 1 के साथ ये कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड होगा, तो हम कह देंगे बंडल शीथ सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट हैं, जहां पे आइसोलेटेड थैलाकॉइड्स हैं, वहां पे हमें क्या मिल सकता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्यों मिलता है? कि अगर सपोज कभी बंडल शीथ सेल्स के पास जो एसिमिलेटरी पार आ रही है वो मेसोफिल सेल से आ रही है, बट अगर सपोज कभी उसको ATP की रिक्वायरमेंट होती है तो वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कर सकता है। बट रिमेंबर दिस ऑलवेज, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्लांट्स में कभी भी लाइट रिएक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्लांट्स में लाइट रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। साइक्लिक वाले को हम जस्ट एक एक्स्ट्रा रिएक्शन मान रहे हैं, एक एक्स्ट्रा स्टेप मान रहे हैं कि अगर कभी ATP की रिक्वायरमेंट है किसे? बंडल शीथ सेल्स को, तो वो अपने क्लोरोप्लास्ट में ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कर सकता है। अदरवाइज अगर उसको जरूरत नहीं है तो नॉन साइक्लिक ही चलेगा। सभी प्लांट्स में नॉन साइक्लिक ही चलता है। ये हम मेजर मोड मानते हैं किस में? बैक्टीरिया में। अदरवाइज प्लांट में लाइट रिएक्शन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। प्लांट्स में सिर्फ एक एक्सेप्शन है C4 प्लांट, जहां बंडल शीथ सेल्स में कभी आपको ये मिल सकता है अगर ATP की रिक्वायरमेंट है तो, क्योंकि इसमें सिर्फ ATP बन रहा है, इसमें NADPH2 नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि फोटोसिस्टम 1 के साथ हमने कहीं भी फेरोडॉक्सिन एंड ऑल शो नहीं किया। NADPH2 बनाने के लिए फेरोडॉक्सिन FNR कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब साइक्लिक में NADPH2 की फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ किसकी फॉर्मेशन है? ATP।
इसलिए हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी नहीं होगा क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं है। सो नो एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, नो NADPH2 प्रोडक्शन। ये डिफरेंस है किससे? नॉन साइक्लिक से। सो वन बाय वन हम इनके डिफरेंसेस स्टडी करते हैं अब। सो इफ वी कंपेयर नॉन साइक्लिक, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये हमें कहाँ मिलता है? प्लांट्स में, और ये हमें मेजॉरिटी कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया में। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो हम दे सकते हैं, वो क्या है कि C4 प्लांट्स आप एक्सेप्शन ले सकते हो। ठीक है, नॉन साइक्लिक को हम अगर हम इसमें आउटपुट देखें तो यहाँ क्या होगा? एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे वो चीज एब्सेंट। देन यहाँ पे ATP और NADPH2 दोनों का प्रोडक्शन होता था, बस यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ ATP। अब यहाँ पे फोटो सिस्टम्स की बात करें तो फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व। यहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है जो इन्वॉल्व है। अगर लाइट पूछें तो यहाँ रेड एंड फार रेड दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों इन्वॉल्व हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो फार रेड से भी काम चल सकता है। ठीक है, अब जो नॉन साइक्लिक है बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये इट्स ए रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उसको आप रिएक्शन मान सकते हो बैक्टीरिया का, लेकिन अगर मैं यहाँ प्लांट्स की बात करती हूँ तो प्लांट्स, C4 प्लांट्स में इट्स नॉट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं मानेंगे। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन यहाँ पे नॉन साइक्लिक ही रहेगा C4 प्लांट्स में भी। बैक्टीरिया के केस में आप मान सकते हो कि यस, उसके जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो उसकी फोटोसिंथेसिस का पार्ट हो सकता है, बट प्लांट्स में जो लाइट रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है वो नॉन साइक्लिक ही है। सो ये डिफरेंसेस हैं नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में। अब ये याद रखना है कि नॉन साइक्लिक के लिए दोनों फोटोसिस्टम्स की जरूरत होती है और ग्रेना की भी। हम एक चीज और लिख सकते हैं कि नॉन साइक्लिक जो है वो तभी चल सकता है जब क्लोरोप्लास्ट में वेल ड्वेल्ट ग्रेना होंगे, लेकिन साइक्लिक के लिए वेल ड्वेल्ट ग्रेना की जरूरत नहीं है, क्योंकि C4 प्लांट्स में जहां वो चल रहा है बेसिकली ए ग्रैनल है, और बैक्टीरिया में तो ऑर्गेनेलीज ही नहीं होती, तो उसकी तो जस्ट मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब साइक्लिक के लिए हमारे पास ग्रेना की होना जरूरी नहीं है, सिर्फ मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। तो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में भी ये चल सकता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन जहां प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में जहां मेम्ब्रेन है। लेकिन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक के लिए हमेशा क्या चाहिए? नॉन साइक्लिक के लिए हमेशा वेल ड्वेल्ट ग्रेना, अदरवाइज फोटोसिस्टम 2 उसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता जब तक ग्रेना नहीं बनेंगे। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम और ले सकते हैं, नॉन साइक्लिक में जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर था दैट वाज वाटर, और वैसे ही अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो था दैट वाज NADP पॉजिटिव, क्योंकि ये नॉन साइक्लिक है, एक जगह पे स्टार्ट होगा दूसरे जगह पे जाके एंड हुआ, लेकिन साइक्लिक वाला जहां से स्टार्ट हो वहीं एंड। तो हम अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर इसमें सेम होगा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, एंड दैट इज PS1। PS1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वही एक्सेप्ट कर लेता है। वहां वाटर की स्प्लिटिंग से वाटर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था और जाके NADP पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किया था। सो ये है डिफरेंसेस नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। नेक्स्ट विल डिस्कस सम बेसिक टॉपिक्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।